प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के बुक 2 का जो चैप्टर नंबर 9 है, शासक और इतिवृत्त, किंग्स एंड द क्रॉनिकल्स, इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस सीखेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि यदि आप इस जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा मार्च में, वो 2 घंटे का होगा और 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें 40 नंबर में सेक्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर केस बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होगा, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और दोनों ही केस में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 स्रोत होंगे और दोनों में 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 8 नंबर। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि सिर्फ 2 स्रोत अच्छी तरह से पढ़ के और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अगर हम दे सकें और 40 में अगर 8 नंबर हमें मिल जाते हैं तो ओवरऑल स्कोरिंग करने में इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं वो हम बनाते हैं और इस चैनल के ऊपर डालते हैं ताकि आपको फ्री में क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता रहे। इसलिए यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे और बोर्ड में अच्छे अंकों से पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन शासक और इतिवृत्त से। देखिए यहां इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्रोत को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्रोत 1 देखिए, सबसे पहले ये वाला स्रोत है, दरबार ए अकबरी, अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण प्रस्तुत करता है। तो अकबर का दरबार कैसा था, वहां किस किस तरह के क्रियाकलाप होते थे, उसके बारे में इस पूरे स्रोत में, इस पूरे पैराग्राफ में जानकारी दी गई है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, यह अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर झुकाते थे। तो इसको क्या कहते थे? बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि केस बेस्ड क्वेश्चन की एक खासियत ये होती है कि जो प्रश्न यहां पूछे जाते हैं यह कतई जरूरी नहीं है कि उन प्रश्नों के जवाब आपको सीधे सीधे यहीं मिल जाएंगे, लेकिन यदि जहां पर में ये स्रोत दिया हुआ है आपके पुस्तक में, उस पेज को आपने ढंग से पढ़ा है तो वहां से आपको सीधे इन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जैसे अब सच्चाई ये है कि आपको यदि ये 4 ऑप्शन दिए जाएं कि ये जो तरीका बताया गया है इसमें कौन सा सही नाम है, तो सही नाम इसका है कॉर्निस। कॉर्निस औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर आगे की ओर झुकाते थे। देखिए अब कॉर्निस का परिभाषा तो यहां नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन कॉर्निस शब्द यहां जरूर आया है। ये आप देख सकते हैं कि हाजिर होते हैं और कॉर्निस कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। तो कॉर्निस एक अभिवादन का तरीका था जिसका परिभाषा यहां है। अब इसी स्रोत का अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दरबार ए अकबरी का, कि बादशाह अकबर के दरबार में आने की सूचना कैसे दी जाती थी। और एक प्रश्न है कि दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, बादशाह अकबर के दरबार में आने की सूचना कैसे दी जाती थी, तो ये देखिए उसका उत्तर यहां दिया हुआ है कि जब भी बादशाह अकबर दरबार लगाते थे तो एक विशाल ढोल पीटा जाता था
और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता था। इस तरह सभी लोगों को उनके दरबार में आने की सूचना मिल जाती थी। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर देखिए, यहां लिखा हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में विभिन्न देशों से आए तलवारबाज और पहलवान, महिला और पुरुष गायक, चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहते थे, और जब भी बादशाह उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए कहता था वो दिखाते थे। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हैं जो इस स्रोत से संबंधित है। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्रोत देखते हैं। ये देखिए, स्रोत नंबर 2 ये वाला है। तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। तो तस्वीर या चित्रकारी की प्रशंसा करने के लिए अबुल फजल क्या क्या बातें कहता है वो इस स्रोत में कहा गया है, और यह स्रोत आपके पुस्तक में दिया हुआ है। मैंने इसको वहीं से पिक किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर प्रश्नों को देखिए और उसके बाद उनके उत्तर देने की कोशिश करिए। तो देखिए, जैसे पहला सवाल आ गया आपके सामने, कौन चित्रकारी को अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानता था? तो कहने का मतलब यह कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो चित्रकारी को अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानता था? अबुल फजल, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो यदि आप इस पूरे स्रोत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हालांकि शुरुआत अबुल फजल ने की है, लेकिन अबुल फजल किसके बारे में बात कर रहा है ये आपको समझने का मौका मिलेगा। तो आपको पता लगेगा कि जो भी बातें कही हैं अबुल फजल ने वो सब अकबर का सोच है। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अकबर चित्रकारी को अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानता था। और अगला प्रश्न कहता है कि बादशाह अकबर ने चित्रकारी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए? और इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि अबुल फजल चित्रकारी को कैसे वैध ठहराता है? तो पहले अब दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लें कि बादशाह अकबर ने चित्रकारी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए। देखिए, यहां उत्तर है कि हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह अकबर के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते थे, और महामहिम बादशाह अकबर उन प्रदर्शित चित्रों की उत्कृष्टता के आधार पर कि कौन सा चित्र कितना सुंदर है, इसके आधार पर कलाकारों को इनाम भी देते थे, और उनका जो मासिक वेतन होता था वह भी बढ़ाया जाता था। इस तरह से अकबर चित्रकारी को प्रोत्साहन देते थे। और अगला सवाल कहता है कि अबुल फजल चित्रकारी को कैसे वैध ठहराता है? तो देखिए, विहजाद एक ईरानी चित्रकार थे, और विहजाद के जो बनाए हुए चित्र थे उसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि विहजाद जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष रखा जा सकता था, क्योंकि इन चित्रों में ब्यौरे की सूक्ष्मता होती थी, अपने आप में ये परिपूर्ण होते थे, और बहुत ही निर्भीक तरीके से इन चित्रों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाता था, और अंत में जिस तरह का चित्र बनता था उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता था जैसे चित्रकार ने चित्र बनाकर एक निर्जीव वस्तु में भी प्राण फूंक दिया हो।
तो इसीलिए वो कहता है कि चित्रकला बहुत ही वैध कला है। ये आपका दूसरा स्रोत हो गया जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं सिर्फ वही स्रोत केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर लेकर आता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए, तो आपको इन सारे प्रश्नों के पीडीएफ भी वहां मिल जाएंगे। अब है तीसरा वाला स्रोत। देखिए, तीसरा वाला स्रोत कहता है बादशाह तक सुलभ पहुंच, और इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मॉन्सेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता है कि बादशाह अकबर तक कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से पहुंच सकता था, उनसे अपनी बात रख सकता था और उनकी जो समस्याएं होती थी उनका वो समाधान देता था। तो अपने अनुभवों के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। तो इसके आधार पर जो प्रश्न होंगे वो आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, इस स्रोत के आधार पर जो आपको पहला प्रश्न मिलता है वो है ये वाला कि इस स्रोत के लेखक का नाम बताइए। क्या इस स्रोत के लेखक अकबर हैं, अबुल फजल हैं, मॉन्सेरेट हैं या फिर फादर पीटर हैं? तो पहले ही लाइन में इसका उत्तर यहां आपको मिलता है। आप देख सकते हैं कि पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मॉन्सेरेट अपने अनुभवों के बारे में लिखते हैं। इसका मतलब है कि मॉन्सेरेट जो है इसका सही उत्तर है। और अपने अनुभव में जो कुछ भी बात कहते हैं उसके आधार पर दूसरा प्रश्न बनता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बादशाह अकबर तक जनता की पहुंच सर्वसुलभ थी, यानी कि जनता बहुत आसानी से बादशाह अकबर तक पहुंच सकता था। और तीसरा प्रश्न इसी के आधार पर है कि जेसुइट धर्म प्रचारकों का बादशाह अकबर के साथ कैसा संबंध था। अब ये जो तीसरा प्रश्न है इसका डायरेक्ट उत्तर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पेज के ऊपर ये स्रोत है वहां पर मैं उस पेज को आप ढंग से पढ़िए तो वहां पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसका प्रश्न का उत्तर आपको यहां दे दिया है ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में और याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपने स्कूल का नाम जरूर लिख दें ताकि उनकी अटेंडेंस भी काउंट हो जाए हमारे हिसाब से। अगला जो सवाल है कि आप कैसे कह सकते हैं कि बादशाह अकबर तक जनता की पहुंच सर्वसुलभ थी, तो देखिए इसका जवाब आपको यहां मिल रहा है कि प्रत्येक दिन अकबर ऐसा अवसर निकालता था कि कोई भी आदमी अथवा कोई भी अभिजात उससे मिल सकता था, उससे बातचीत कर सकता था। और बादशाह अकबर सबके साथ मधुरभाषी और मिलनसार होने का प्रयत्न करता था, यानी कि बहुत ही मिठास के साथ बात करता था और अपना मिलनसार स्वभाव भी दर्शाता था। और उसके इसी गुण के कारण प्रजा के ऊपर उसकी भद्रता, यानी कि उसकी अच्छाई और उसके शिष्टाचार का बहुत ज्यादा प्रभाव था। और तीसरा जो प्रश्न है कि जेसुइट धर्म प्रचारकों का बादशाह अकबर के साथ कैसा संबंध था, तो देखिए इसका उत्तर यहां दिया हुआ है कि सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया गया था। मतलब इतना ज्यादा वो उनको पसंद करता था कि अकबर का जो आसन था उसके नजदीक जेसुइट लोगों को बिठाया जाता था। और जब वो युद्ध इत्यादि अभियानों पर जाता था तो ये जेसुइट लोग उनके साथ जाते थे और साथ ही
अकबर के बच्चों को शिक्षा देने का काम भी ये जेसुइट लोग करते थे। और जब भी अकबर फुर्सत के समय में होता था, तब जेसुइट लोग उनके साथ बैठते थे और धर्म इत्यादि के ऊपर चर्चा होती थी, बात होती थी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जेसुइट धर्म प्रचारकों का बादशाह के साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध था। तो बच्चों, आज हमने ये मुख्य केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के पढ़े। इनका नोट्स बना लीजिए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हो ना हो एक स्रोत आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से मिल जाएगा। तो सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।